अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तलबा व असातिज़ा में इमसाल 10वीं के पर्चों को लेकर एक खौफ का माहौल पाया जाता है। कुछ बच्चे तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हैं कि नए पर्चे को, नए मवाद को आखिर किस तरह हल किया जाए। इमसाल ना सिर्फ मवाद में तरमीम की गई है बल्कि पर्चों के खाके में भी तब्दीली की गई है। ज़बानी इम्तिहानात के 20 नंबर बिल्कुल हटा दिए गए हैं और बच्चों को 100 नंबर के पर्चे जो है मुकम्मल तौर पर 3 घंटे में हल करने हैं। इस वजह से बच्चे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम माहिरीन आपकी इस परेशानी को कम करने के लिए ही आपकी खिदमत में ये नमूना लेकर पेश हुए हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कुमार भारती की जानिब से बच्चों के हिरास को कम करने के लिए इस वक्त तक नेट पे 2 पर्चे दाखिल किए गए हैं ताकि बच्चे उसकी मश्क करके कम से कम आसानी पैदा कर सके सालाना इम्तिहान के लिए। तो पहला पर्चा आपके सामने यहाँ पर पेश किया जा रहा है। हर पर्चा पिछली नौइयत का ही है जिसमें तकरीबन 4 सवालात पूछे जा रहे हैं। इख्तिबास से पहले एक खाका पेश किया जाएगा। इख्तिबास के बाद एक सवाल जिसमें आपको अपने अक्ल का इस्तेमाल करके वजूहात बयान करनी है और उन वजूहात की बुनियाद पर आपको सवाल के जवाब देने हैं, जिसके लिए कम अज़ कम हिदायत के मुताबिक बोर्ड की आपको 4 या 5 जुमले लिखने काफ़ी होंगे। इसी तरीके से एक हिस्सा उसमें कवायद का और अगला हिस्सा जो है वो रखा गया है ज़ाती राय पर मबनी। और अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि ज़ाती राय पर मबनी जो सवालात हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तकरीबन अगर देखा जाए बोर्ड के पर्चों को तो 30 नंबर के जो तहरीरी सरगर्मियाँ हैं उसके अलावा हर इक्तिबास में 2 नंबर के सवालात ज़ाती राय पर मबनी पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे जिस हद तक ज़ाती राय के सवालात को हल करेंगे उस हद तक वो कामयाब व कामरान रहेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई पैमाना तय नहीं है। आपके सामने सबसे पहले इक्तिबास का शबकी खाका पेश किया गया है। शबकी खाके के अंदर ये सवालात के जवाब जो होते हैं मारूजी किस्म के होते हैं, या तो वो मुकम्मल सही होंगे या मुकम्मल गलत होंगे, इसके दरमियान में कुछ नहीं होता। तो या तो आपको इसका जवाब लिखना है या वो मुकम्मल सही या मुकम्मल गलत। दूसरा अगर आप देखेंगे इक्तिबास के बाद तो दूसरा सवाल यहाँ पे पेश किया गया है जिसके लिए तफहीम की ज़रूरत होती है। आपको समझ कर अपने अल्फाज में उसको जवाब को तहरीर करना है। और तलबा से मेरी गुजारिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अल्फाज उनके अपने हों। इक्तिबास के जुमले को लेकर अपने अल्फाज में ढाल कर और उसको पेश किया जाए, ना कि हुबहू नकल किया जाए। तीसरा सवाल अगर आप देखेंगे गौर से तो वो कवायद की नौइयत का है। कवायद की नौइयत में तकरीबन ऐसे सवालात पूछे जाएंगे जिसमें मुतज़ाद अल्फाज आएंगे, जमा आएगी, मुतरादिफ अल्फाज आएंगे या फिर मुहावरे आएंगे या फिर ज़माने की किस्म पहचानने के लिए कहा जाएगा या हुरूफ जार, इस्म, मजरूर, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे जो तलबा की ज़हनी इस्तेदाद पर मबनी होंगे। उसके बाद जो सबसे अहम सवाल आता है जिसे अक्सर तलबा छोड़ देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, वो होता है ज़ाती राय पर मबनी। जिस नौइयत का इक्तिबास होता है तकरीबन उसी नौइयत का एक सवाल पूछा जाता है जो आपकी ज़ाती राय पर मबनी होता है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको अपनी राय के मुताबिक या मुस्बत या मनफी जवाब देना होता है। मारूजी सवाल में या तो आप सही या गलत होंगे, लेकिन इसके लिए कोई पैमाना तय नहीं होता। ज़ाती राय पे मबनी के जो सवालात होते हैं जब आप उसे हल करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक जगह फ़कीर और दरवेश का तज़किरा किया गया है तो ज़ाती राय पे सवाल वो आपको पूछा जाएगा कि मेहनत की अजमत पे बयान कीजिए, सूफियाना तर्ज अमल पे चंद सतरें लिखिए। तो इस तरीके से आपको कुछ भी अपने दिमाग में लाकर आपको अपनी मुस्बत या मनफी राय वहां पेश करनी होगी। और यह भी वाज़ेह करता चलूं मैं कि उसके लिए कोई पैमाना तय नहीं है। अगर बच्चे ने कोशिश की है, चंद जुमले भी मुरतब किए हैं, तो उसे आधे नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर वो आसानी से मिल सकते हैं, जिसे हम अक्सर छोड़ दिया करते हैं। ये सोच करके काफ़ी मुश्किल है। पूरे पर्चे पर अगर आप नजरसानी करोगे तो तकरीबन 42 नंबर के सवालात ऐसे हैं, 30 नंबर तहरीरी सरगर्मी के और हर इक्तिबास के 2 सवालात, 2 नंबर के सवालात, 42 सवालात ऐसे हो जाएंगे 42 नंबर के जो ज़ाती राय पर मबनी होगा। तो मेरी गुजारिश होगी कि इस सवाल को बिल्कुल ना छोड़ें बल्कि पूरी तंदही के साथ इसे हल करने की कोशिश करें। दूसरी जो सरगर्मी है वो भी दरसी इक्तिबास होगा जो आपके सामने पेश है। इसमें भी पहला सवाल उसी नौइयत का है, तकरीबन एक खाका पेश किया गया है, मारूजी सरगर्मी, उसे मुकम्मल करना होता है। उसमें भी सवालात की नौइयत बिल्कुल वही है जैसे सवाल किया गया है। मैं आपके सामने पेश कर दूं कि दस्तरखान पे खाना खाने की तहजीब के बारे में लिखिए। अब हम लोग बचपन से लेकर आज तक दस्तरखान पर खाना खाते आए हैं, बस उस नक्शे को जहन में रखिए और जो तहजीब मुसन्निफ ने बयान किया है उसे अपने लफ्जों में बयान कर दीजिए। यहां पर फिर ज़ाती राय का एक सवाल पूछा गया है, बूफे ज़ियाफत या खड़े होकर खाने के बारे में अपनी ज़ाती राय लिखिए। खड़े होकर खाना
हमारे इस्लाम का शियार है या नहीं है, ये सोचकर आप चंद जुमले मुरत्तब कर लीजिए, इंशाअल्लाह आप नंबर से महरूम नहीं होंगे। उसके बाद बारी आती है गैर दरसी इक्तिबास की। इसके लिए खाइफ होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैर दरसी इक्तिबास या तो पिछले जमात से पूछा जाएगा 9वीं जमात से, या अगले जमात से पूछा जाएगा 11वीं जमात से, और वो भी आपसे मुंसलिक ही होगा। ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जिससे बच्चे आसान फहम के साथ जवाब दे सकें, तो खाइफ होने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। इसकी सरगर्मी तकरीबन दोनों दरसी इक्तिबास की सरगर्मी से बिल्कुल मेल खाती है। अब सवाल नंबर 2 की बारी की जाती है। सवाल नंबर 2 हिस्सा नज्म। इसके 3 हिस्से मुनकसिम किए गए हैं। पहला हिस्सा इसमें नज्म का है, दूसरा गजल का है, और तीसरा जो है रुबाई पर मबनी है। 8 नंबर की नज्म, 8 नंबर की गजल और 4 नंबर की जो रुबाई के सवालात वो पूछे जाएंगे। नौयत तकरीबन इसकी भी वही है। अगर आप पर्चे पे गौर करेंगे तो पहला सवाल फिर वही किस्म का है कि यहां पर सुबह की हवा के बारे में आपको शब की खाका मुकम्मल करना है। अब वो बच्चा पढ़कर आसानी से लिख सकता है। दूसरा अल्फाज यहां पे पूछा गया है कि अपने अल्फाज में आपको सहन चमन की सैर को बयान करना है। तो बच्चे चाहिए कि 1 से 2 मिनट तक आप इसे पढ़ लें, पढ़कर कुछ ना कुछ लिखें जरूर, पर्चे को खाली किसी भी सूरत में ना छोड़ें। और जो बच्चे ये गुमान करते हैं कि हमें मुकम्मल नंबर लाना है, तो वो हतमी तौर पर ये कोशिश करें कि पर्चा उनका मुकम्मल हो, कोई भी सत्र छूटने ना पाए। इसी तरीके से अगर देखेंगे कि तो गजल की नीचे सरगर्मी दी है, उसमें एक जदवल दिया गया है, एक सामने जो है मुहावरे दिए गए जिसे आपको मुकम्मल करना हुआ है, और वो मुहावरे जो है मुहावरे की शक्ल में गजल के अंदर अल्फाज आए हुए जिसे आपको मुकम्मल करना है। उसके बाद यहां पर एक इसे पूछा है कि इश्क और मुताल्लिक शायर के एहसासात लिखिए। इश्क से मुताल्लिक शायर क्या सोचता है? तकरीबन जो आप सोचते हैं वही शायर भी सोचता होगा, इसलिए ज्यादा तजर्जुब होने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं उसमें गजल की जहां तक बात चल रही है, गजल में एक सवाल यहां पूछा गया है कि गजल से मतला और मक्ता दोनों बयान कीजिए। आप इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो पहला शेर गजल का होता है, जिसके दोनों में से हम काफिया होते हैं, वो मतला होता है, और आखिर में जहां शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मक्ता कहलाता है, जैसे कि आपको यहां सामने नजर आ रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे सवाल एक जो है अक्सर बच्चे पूछते हैं, उसलूबी हुस्न क्या है? उसलूब कहते हैं तौर तरीके को, तसव्वुराती हुस्न ख्यालात को कहते हैं, मानवी हुस्न कहते हैं मानी के एतबार से। अगरचे आप तशरीह करने के अहल हो तो ये सारी चीज़ें आपके सामने बेमानी हो जाती है। आप तशरीह कीजिए, शायर ने अगरचे कुछ सनत का इस्तेमाल किया तो वो बयान कर दीजिए, कहीं ना कहीं से आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से उसका जीम का हिस्सा आता है, जहां पर या तो रुबाई पेश की जाएगी आपके सामने या कता दिया जाएगा। आपको उस सिन्फ को पहचानना है। यहां पर थोड़ी सी परेशानी होगी आपको कि आपको सिन्फ याद रखनी है, और उसका आसान तरीका यह है कि अगरचे रुबाई आती है तो उसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफिये का एहतमाम किया जाएगा। आप आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही शायर का नाम आपको याद रखना होगा कि शायर का नाम क्या है। उसके अलावा दूसरी सरगर्मी यहां पर दी जाएगी कि तलखिए गुफ्तार, सख्ती से गुफ्तगू करना, किसी की दिल आजारी करते हुए बात करना, यह किस कदर नुकसानदेह है, इससे आप रोजाना दो चार होते होंगे इस मामला से। तो उस बात को अपने जहन में रखकर अपने ख्याल का इजहार आप कर दिया कीजिएगा। उसके बाद आती है बारी इजाफी मुताले की। इजाफी मुताला दरअसल एक वाकया जो बयान किया गया है उस पर मबनी है। इजाफी मुताले में आमतौर पर जो सवाल पूछे जाते हैं, एक तो उसके मंजर पूछे जाएंगे, उसके किरदारों के नाम पूछे जाएंगे, या फिर किसी ख्याल पर रोशनी डालने के लिए कहा जाएगा आपको कि किसी एक किरदार पर रोशनी डालिए। तो आप इस तरह से तैयारी कीजिए कि मंजर याद कर लीजिए, किरदारों के नाम याद कर लीजिए, और किरदार के बारे में अबुल हसन है, उसकी माँ है, खलीफा हारून रशीद है, तकरीबन यही 3 अहम किरदार है जिसके बारे में आप याद कर लीजिए, या थोड़े अल्फाज अपने पास यकजा कर लीजिए, तो आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। बात इसके बाद आती है कवायद की। कवायद को इस बार 2 हिस्सों में मुनकसिम किया गया है। पहला हिस्सा जो रखा गया है वो 10वीं के कवायद का रखा गया है 10 नंबर के लिए, और दूसरा हिस्सा जो रखा गया है वो अव्वल ता नहुम के लिए रखा गया है। 10वीं में वही पुराने तर्ज पर आ रहा है, सन्नतों के नाम आपको पहचानने, मुफरद मुरक्कब जुमला पहचानना है, कहावत उसका अधूरी उसको मुकम्मल करना है। इसी तरीके से मुहावरे जो होंगे, मुहावरे उसको बर्जस्ता इस्तेमाल करना है आपको। साथ ही साथ सिन्फ पहचाननी है, पुरानी तरतीब से जो थी वही आ रही है। हाँ, इस बार कुछ नई तरतीब जो शामिल की गई है, जैसे बच्चे परेशान होते हैं, जमाना पहचानिए, फेल पहचानिए, मजरूर या जार पहचानिए, तो इसे आप एक मरतबा अपने असातिज़ा की मदद से देख लीजिए। मुझे मुकम्मल और कामिल यकीन है कि आपके उस्तादों ने आपके पीछे मुकम्मल मेहनत की होगी, आपके वालिदैन भी आपके पीछे दिन शब रोज़ सर खपा रहे होंगे ताकि आप लोग किसी तरह नुमाया नंबर से कामयाब हो जाओ। तो ये कवायद है जिसे एक मरतबा सही तौर पर तो हरूफ जार कहते हैं, जिसमें आमतौर पर से, ने, में, के ऐसे आते हैं। ये आम समझाने के लिए ये हरूफ जार की किस्में होती है।
और मजरूर जो है इसम को ही कहा गया है यहाँ पर, मजीद और इसमें कुछ तवलत नहीं है। खबर मुब्तदा आपने 7वीं जमात से पढ़ा है, हफ्तुम हश्तुम नहुम दहुम की बारी आ रही है। खबर मुब्तदा जिसके बारे में खबर दी जा रही है वो मुब्तदा बन जाता है, और जो खबर दी जा रही है वो तो असल खबर पेशी की जाती है, यहाँ पर आपके सामने वो रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर अक़साम जो है साबिका और लाहिका बयान किया जाएगा। जो पहले आता है वो साबिका होता है, जो बाद में लगता है वो लाहिका होता है। जैसे ना लायक, काबिल एतमाद, अदम इस्तेहकाम, जितने भी चीजें होती है ये सब साबिके में शुमार की जाती है। अब अगर बात की जाए असल सरगर्मी जो होती है वो है तहरीरी सरगर्मी। तहरीरी सरगर्मी में आमतौर पर पिछले साल की बनिस्बत इम साल एक सरगर्मी को कम कर दिया गया। पिछले साल 5-5 नंबर की 6 सरगर्मियां थी, इम साल 30 नंबर के लिए लेकिन 5 सरगर्मियां हैं। ये आपके सामने सबसे पहला खत का नमूना पेश किया जाता है। खत का नमूना पेश है, 5 नंबर के लिए आपका खत है। और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि खत का जो खाका होता है, जो हम ऊपर पता लिखते हैं और उसके बाद मकतूब इलैह का ओहदा लिखते हैं, या अगर आप किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो आदाब व अलकाब लिखते हैं, और बीच में नफ्स मजमून आता है और उसका इख्तितामिया होता है। अगरचे आप नफ्स मजमून में दरमियान में बहुत कम अल्फाज लिखते हैं, तब भी आपको खाके पर 2 नंबर तो मिल सकता है। तो अज़राए करम आप किसी तरीके से घबराहट का शिकार ना हो, बल्कि उसे मुकम्मल कीजिए, पर्चे के आखिर तक जाएं, पूरा पर्चा मुकम्मल करें, किसी भी सूरत में पर्चे को छोड़ें ना। और मेरी एक ज़ाती राय है ये कि आप गैर रस्मी ख़त पे तब आजमाई कीजिए, क्योंकि रस्मी ख़त में हम खिताब किसको करना है वो समझ नहीं पाते। उस ओहदेदार का नाम क्या लिखना है, उसे कैसे खिताब करना है, वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, हम उसे क्या कहेंगे। बच्चे अक्सर इस किस्म का सवाल पूछते रहते हैं। तो गैर रस्मी खत में हम किसी दोस्त को लिखते हैं, सहेली को लिखते हैं, या फिर हम किसी अजीज को लिखते हैं, या हमारे वालिदैन को लिखते हैं, तो उससे तो हम रूबरू गुफ्तगू करते ही रहते हैं, और दूबदू गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज खुद ब खुद निकल आते हैं जिसे आप आसानी से हल करेंगे। तो ध्यान रखिए, दाईं तरफ उसका पता दिया हुआ है, आपके असातिज़ा ने आपको कराया है कि दाईं तरफ उसका पता लिखा हुआ है, दरमियान में जो है वो आपने नफ्स मजमून लिखना है और इख्तितामिया करते हुए खाका पेश करना है। उसके बाद बारी की बात आती है खुलासे की। खुलासा ये एक ऐसी सिंफ इसमें अंदर शामिल की गई है कि बच्चे को कम नंबर लिखने पर ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। आमतौर पर तमाम चीजों में आपने ज्यादा लिखा है और नंबरात कम दिए जा रहे हैं। यहां पर 5 नंबर का जो है सवाल पूछा गया है जिसमें आपको खुलासा करना है, और बेहतर यह है कि आप अपने हाथ में कलम रख लीजिए, पेंसिल रख लीजिए, और जो अल्फाज आपको लगते हैं कि शामिल करने चाहिए उसे निशानदेही कर लीजिए, और उन निशान नहीं किए हुए अल्फाज को अपने जुमलों में तरतीब देकर उस नसर का 1/3 खुलासा लिख दीजिए। एक बात और ज़हन नशीन कर लीजिए कि यहां पर जो इक्तिबास लिखे हुए होते हैं, छपे हुए होते हैं, अगरचे हम उसको लिखेंगे तो उनकी तवालत बढ़ जाएगी। तो आप अगर 5 सत्रों में, 4 सत्रों में या 6 सत्रों में भी खुलासा करते हैं तो वो काबिल कबूल होगा और उस पर आपको नंबर मिलने की काफ़ी गुंजाइश होगी, बशर्ते कि आपने उसके मगज़ को फौक ना किया हो, छोड़ा ना हो। उसके मगज़ जो असर बयान किया जा रहा है आप उसे लेकर उसे मुकम्मल कर कर आगे बढ़िए। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर एक इश्तिहार तैयार करने की। या तो आपको इश्तिहार दिया जाएगा या कहानी दी जाएगी। इश्तिहार तैयार करने में हम रोज़ाना शब रोज़ अखबारात में इश्तिहारात देखते हैं। यहाँ पर कुछ नुकात दिए हुए हैं जिसकी मदद से हम इश्तिहार अपनी मर्जी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं एक ज़ाती राय आपको यह दूंगा कि अगर किसी चीज़ का इश्तिहार देना है आपको, इश्तिहारात की 2 अक़साम होती है, एक तो मतलूबा नौकरी के लिए, मुलाजमत के लिए, और दूसरी होती है अपनी चीज़ों को फ़रोग़ करने के लिए। ज़्यादातर इम्कान यह है कि चीज़ों के फ़रोग़ करने का इश्तिहार दिया जाए, तो उन चीज़ों की तस्वीर अगर आपको आती तो बना लीजिए। इश्तिहार हमेशा जाज़िब नज़र होने चाहिए, चूँकि जो चीज़ नज़र को बेहतर लगती है वही दिल काबिल कबूल होता है, दिल के लिए वो चीज़ काबिल कबूल होती है। तो इश्तिहार अगर आपका जाज़िब नज़र होगा तो मुमतहिन आपकी तरफ तवज्जो ज़रूर देगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने के काफ़ी इम्कान होंगे। ऊपर इश्तिहार के आप उन्वान लिख दीजिए और जली हरफों में लिखिए, और नीचे आप उसकी दीगर मालूमात लिखकर पता वगैरह लिख दीजिए और अच्छे से मुज़य्यन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर नंबर मिलेंगे। उसके बाद बारी होती है खबर तैयार करने की। खबर हम रोज़ाना अखबारात में पढ़ते हैं। खबर जो भी खबर होती है उसे सनसनीखेज बनाया जाता है, और ख़बर हमेशा जली हुर्फों में लिखी होती है जो वाज़े और साफ तौर पर नज़र आता है। तो बेहतर ये होगा कि आप भी वाज़े और थोड़ा बड़ा खबर की सुर्खियाँ लिखिए। दाईं तरफ आप सहाफ़ी जहाँ से आप कह रहे हैं इलाके का नाम और तारीख लिख दीजिए और उसके खबर तैयार कीजिए। खबर माजी में होता है, माजी में जो वाक़यात हुए हैं उसको आप खबर की शक्ल में बयान की जाए। तो जो भी खबर होगी, जो नुकात दिए हुए होंगे, उन नुकात को जमा करके अपने मन से, जैसे हम खबरें बनाते ज़रूर है
जब हम बात करते हैं अपनी सहेली से या अपने दोस्त से तो हम बहुत सारी खबरें लफ्जी बना लेते हैं, लेकिन हमें उसे तहरीर करना नहीं आता। तो कोशिश कीजिए फसी उर्दू में, अगर ना हो सके तो कोई बात नहीं, आप सादी ज़बान में, सली ज़बान में खबर तैयार करके पेश कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत से उसे तर्क ना कीजिएगा। खबर तैयार करने के बाद आखिरी मरहला एक आता है, या तो आपको कहानी पेश की जाएगी, और कहानी बनाने में तो हम महारत रखते हैं, कहानी बनाने हमें बहुत बेहतर आता है। आप अल्फाज को देखिए, दिमाग में सोचिए और अपने मन से कहानी बनाइए, जिस पर कोई पैमाना तय नहीं किया गया है कि किस कहानी को कितना नंबर दिया जाएगा। बस आपकी कहानी मुकम्मल होनी चाहिए, उसमें नसीहत होनी चाहिए। अगरचे आपकी कहानी सिलसिलावार बयान की गई है और माजी के वाक़यात को बयान किया गया है, एक नसीहत दी गई है, तो आपको पूरे नंबर मिलने के काफ़ी इम्कान होते हैं। सबसे आखिर में यहाँ पे पेश किया जाता है मजमून। मजमून निगारी में आमतौर पर 3 उन्वान दिए जाते थे, लेकिन इस बार तरमीम करके 2 उन्वान पेश किए गए। एक उन्वान वो दिया गया है जो हालात हाजिरा पर होता है, जैसे यहाँ पर उन्वान दिया गया है, उफ ये ट्रैफिक का अज़दहाम। अब हाल में अगर आप देखें बम्बई शहर के, अगर आप रहते हैं बम्बई शहर में या मज़ाफ़ात में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, सड़कों पर आपने गाड़ियों का हजूम शब रोज़ देखा ही होगा। क्या क्या दिक्कत पेश आती है जहन में तसव्वुर कीजिए और मजमून लिखने की इब्तिदा कीजिए। दूसरा इसमें दिया, अगर मैं वज़ीर तालीम होता, ये तख़य्युलात पर मबनी है। बच्चे बारहा इस बात का इम्कान करते हैं, उनकी हसरत होती है कि उन्हें कोई मौका दिया जाए। तो यहाँ पर आपको बोर्ड की तरफ से मौका दिया जा रहा है कि अगरचे आप वज़ीर तालीम होते तो क्या लिखते या क्या करते कौम के लिए। तो आप सोचिए, और मजमून को 8 नंबर का वापस से जो एक तब्दीली की गई है, मजमून पहले पर्चों में 10 नंबर के आते थे, उसके बाद उसको 5 नंबर किए गए, दोबारा उसको 8 नंबर देने की बुनियादी वजह यह है कि मजमून निगारी मुख्तसर नहीं हो सकती, उसे आपको कम से कम 1 से 1.5 सफ़े में मुकम्मल करना है। और उसके लिए सबसे बेहतर है कि आपकी तमहीद बहुत जामे हो। चूंकि तमहीद जामे होगी तो मुमतहिन आपका मजमून ज़रूर पढ़ेगा, और जब वो पढ़ेगा, मुतासिर होगा, तो फिर वो आपको नंबर देगा। और अगर आपने उसमें मुहावरों का बरजस्ता इस्तेमाल किया है या वहाँ पर आपने किसी का कौल नकल किया है, तो अज़राए करम वहाँ पर आप एराब लगाइए, रमूज़ औकाफ का इस्तेमाल कीजिए, ख़त कशीदा कीजिए और उसको नुमायाँ करके मुमतहिन को बताइए। क्योंकि मुमतहिन भी हम जैसे इंसानी होते हैं जो काम करते करते कभी कभी उकता जाते हैं, तो उनको आप बताइए कि यहाँ पे मैंने ये नुकात लिखा है, आप इसको पढ़िए। जब वो पढ़ेगा तो ज़रूर आपको मुकम्मल नंबर मिलेगा। आपके तख़य्युल कितने हैं, आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा कितना है, ये सारी बातें तमहीद के अंदर आपको वाज़ेह हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी मालूमात मैंने आपको सही ढंग तक पहुँचा दी और आप इससे मुकम्मल इस्तिफ़ादा करेंगे। आगे भी अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। खुदा हाफिज़।